लाहौर, सुबह खैर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक नए दिन और एक नई खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को मुतवाज़न, खूबसूरत और कामयाब बनाने के लिए कोशिशें भी कर रहे होंगे। क्योंकि ज़िंदगी में ना कामयाबी के लिए सबसे अहम चीज़ जो है वो है हमारे अंदर के खौफ का खात्मा करना। और ये खौफ नाकामी का भी हो सकता है, इस बात का भी हो सकता है कि हम क्या करें और ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। ये खौफ समाजी और मुआशी भी हो सकता है, किसी भी लिहाज से ये खौफ पैदा हो सकता है हमारे अंदर। लेकिन असल बहादुर वही होता है जो अपने इस खौफ को दबोच लेता है और उसे फूंक मारकर राख की तरह उड़ा देता है। खौफ से भागना मसले का हल नहीं होता है, बल्कि उस खौफ में गोता लगाकर उससे निकल आना ही असल आज़ादी होती है, असल बहादुरी होती है। तो इसलिए जनाब अपने अंदर का किसी भी तरह का जो खौफ है ना उसे ख़त्म करें और आगे बढ़कर ज़िंदगी के लिए बड़े फैसले जो है वो करें ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजर सके। इसी पैगाम के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं और अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं और बात करते हैं कुछ सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो सेहतमंद ज़िंदगी के लिए घूमना फिरना और मुख्तलिफ मकामात की सैर करना भी बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमें एक्सपोजर मिल सके। और ये ट्रैवलिंग अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी होती है और जब भी हम किसी टूर पर जाते हैं ना तो असल मज़ा हमें सफ़र में ही आता है। और कुछ लोग सफ़र को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, किताब पढ़ते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं या फिर कोई गेम्स या फिर मूवीज़ वगैरह देख लेते हैं अपना सफ़र अच्छा बनाने के लिए। लेकिन कुछ लोगों का सफ़र अपनी तबीयत संभालने में ही गुजर जाता है। दौरान सफ़र उन्हें मतली या सर चकराना शुरू हो जाता है और ये एक अहम मसला है जिसकी वजह से बहुत से लोगों का घूमना फिरना जो इसका शौक होता है वही ख़त्म हो जाता है। और ये मसला बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है आजकल। अक्सर लोग दौरान सफ़र तबीयत ख़राब होने की शिकायत करते हैं और मसला दरपेश आता है मोशन सिकनेस की वजह से। मोशन सिकनेस हरकत या सफ़र की बीमारी एक बहुत आम परेशानी है। ये गाड़ी के चलने के दौरान या फिर बाहर नज़र आने वाले जो मनाजिर हैं उनकी हरकत की वजह से होती है और सफ़र के दौरान बेचैनी का बाइस बनती है। कुछ लोगों को हवाई जहाज़, ऑटोमोबाइल या तफरीही पार्क में झूलों में सफ़ार होने या फिर 3D गेम्स और वीडियोस देखने पर भी मतली और यहाँ तक कि उल्टी का आना भी हो जाता है। तो मोशन सिकनेस होती क्या है, इसकी वजूहात क्या है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मोहसिन बंदियाल है, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर मोहसिन आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहसिन, बहुत से बच्चों और बड़ों का ये मसला है मोशन सिकनेस के हवाले से। सफ़र पर जाते हैं या तो गाड़ी में या फिर वैसे बाहर से देख रहे होते हैं तो उन्हें मतली महसूस होना शुरू हो जाती है, उल्टी आना शुरू हो जाती है। बताइए ये होता क्यों है, ये मोशन सिकनेस एक्चुअली इसकी वजह क्या है? ये कुछ लोगों में ही होती है? अच्छा, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। ये बहुत एक कॉमन बीमारी है, ठीक है। किसी को भी हो सकती है, सिर्फ बच्चों का नहीं है। अच्छा। ऑलमोस्ट 1 in 3, 3 में से 1 लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसी बीमारी नहीं है लेकिन सफ़र के दौरान में बीमारी है, लेकिन ये सिर्फ मोशन हरकत के वक्त जब जिस्म होगा तब होगा। ओके। एक्चुअली होता ये है कि अल्लाह ने हमारे कुछ रिसेप्टर्स बनाए होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स हैं। वो हमारे दिमाग को सिग्नल देते हैं कि हम बैठे हैं, हम चल रहे हैं। उनमें हमारी आंखें हैं जो बताती हैं कि हमारा मूवमेंट्स हो रही हैं। हमारे कान के अंदर इनर ईयर में अल्लाह ने एक वेस्टिबुलर सिस्टम रखा हुआ है, वो है। हमारे जॉइंट्स और मसल्स, हमारे जोड़ और मसल्स ये बताते हैं हमारे ब्रेन को कि अच्छा अब हम हरकत कर रहे हैं। अच्छा। उस लिहाज से जो इनर ईयर में हमारा एक वेस्टिबुलर सिस्टम है वो हमें बैलेंस देता है। यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है कि जब सिग्नल में ब्रेन को कंफ्यूजन होती है कि हम हरकत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम गाड़ी में बैठे हैं, जॉइंट्स कह रहे हैं हम हरकत नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हमारी आंखें देख रही हैं कि जी दरख्त पीछे जा रहे हैं, गाड़ियां मूव कर रही हैं, ठीक है, बॉडी हमारी वाइब्रेशन फील कर रही है, तो वहां पर ब्रेन में कंफ्यूजन आ जाती है कि अच्छा सिग्नल्स में कंफ्यूजन है कि अच्छा फिर अब हम हरकत कर रहे हैं। तो तब ब्रेन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और फिर हमें एक ऐसी थोड़ी सी कुछ नोजियाटिक फीलिंग जिससे मतली का आना, सर चकराना, चेहरा जर्द हो जाना, बिल्कुल कुछ लोगों को ठंडे पसीने आ जाना, तो ये वाली कुछ चीजें हैं और ये किसी को भी कभी भी हो सकता है और वंस इन अ लाइफ टाइम तो ऑलमोस्ट सब ने एक्सपीरियंस किया होगा। कुछ लोग हाँ जी, लेकिन इसकी वजह क्या है? मतलब हम देखते हैं बहुत से लोग जब साथ बैठे हुए होते हैं, ड्राइविंग सीट के साथ बैठे हुए होते हैं, तो तब उन्हें ये मतली सी और ये नोजिया सा फील हो रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो ड्राइविंग सीट पे आते हैं तो ये चीजें उन्हें फील नहीं होती है। तो यही हमारे कुछ जो है एक्चुअली इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ लोग जेनेटिकली थोड़े से ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं। कुछ लोगों को जिनको फैमिली हिस्ट्री होगी
फैमिली में बाकी बहन भाइयों को, पेरेंट्स को हो रहा होगा, दे आर मोर ससेप्टेबल कि उनमें भी ये मोशन सिकनेस होगी। कुछ लोगों को अगर साथ कोई और मसाइल चल रहे हैं, खास तौर पे 2 से 12 साल के ये बच्चों में ज्यादा प्रोन है, ये 2 to 12 years ऑफ चिल्ड्रन, या फीमेल जो प्रेग्नेंट हैं उनमें ये ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब हमने अगर सफर करना ही है तो फिर अगर ड्राइविंग पे आएंगे तो क्योंकि हमारी बॉडी भी फिर हरकत में होगी, फिर हमने स्पीड, एक्सेलेटर यूज करना है, हमने ब्रेक्स यूज करनी है, हमने गियर लगाना है, तो बॉडी को एक सेंस ऑफ मोशन मिलती है। तो वही लोग जिनको पीछे बैठे हुए मोशन सिकनेस हो रही है, अगर वो एक अच्छे ड्राइवर हैं, ड्राइव कर सकते हैं, तो वो दे माइट नॉट एक्सपीरियंस मोशन सिकनेस। ठीक है, तो वो ड्राइविंग के दौरान शायद उनको वो चीजें ना हो कि ब्रेन और जगह पे बिजी हो गया। तो ब्रेन को हमने एक उस कंफ्यूजन से निकाल लिया है। तो मतलब ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकता है। बिल्कुल, जेनेटिकली ये ससेप्टेबल वो लोग होते हैं जिनके अंदर फैमिली हिस्ट्री होती है स्टडीज के। अच्छा, तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री ऑलरेडी है और उनको पता है, तो फिर वो किस तरह प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं ताकि उनको ये कम से कम हो सके? ठीक है, बिल्कुल प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, और प्रिवेंटिव मेजर्स कुछ 2 तरह के होते हैं। एक तो सबसे पहले तो हमने खुद प्लान आउट करना है। अगर हम सफर पे जा रहे हैं, अगर सफर पे जा रहे हैं और हमें पता है 2 दिन बाद हमने बाय एयर सफर करना है, तो हमने अपनी सीट बुक करवानी है, तो कोशिश करें हमने विंडो के साथ रहना है। बाय एयर फिर हमने विंग्स के साथ रहना है, दरमियान में जहाँ पर विंग्स होंगे उस जगह हमें सीट मिले तो कंपैरेटिवली कम है। ट्रेन से जा रहे हैं तो हमारी फॉरवर्ड मूविंग होनी चाहिए, बर्थ होनी चाहिए। ये नहीं है कि ट्रेन आगे जा रही है और हमारी डायरेक्शन पीछे वाली तरफ है। और अगर बस में है, गाड़ी में है, तो हम अगली वाली सीटों पे जाएं। उसके बाद और प्रिवेंटिव मेजर्स ये हैं कि हमें उससे पहले बहुत हैवी फूड्स, ग्रीसी फूड्स नहीं लेने हैं। लेकिन एम्प्टी स्टमक भी नहीं जाना है हमने। ठीक है, हमें अपना डिहाइड्रेशन मेन मसला होता है, अच्छा सा प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स होना चाहिए। कुछ स्टडीज ये भी कहती हैं कि हल्का सा कार्बोनेटेड ड्रिंक भी हमें हेल्प करता है। अच्छा, ठीक है। उसके अलावा बाकी आ जाती हैं ओवर द काउंटर ड्रग्स, यानी वो ड्रग्स हैं जो मेडिसिन हैं जो इजीली अवेलेबल है। आप जाएंगे, वो हमारे मेडिकल नेम्स होते हैं, डायमेनहाइड्रामिन है, स्कोपोलामीन है, मैक्लिजीन है। तो ये हम जाएंगे तो ये दवाइयाँ देंगे, तो हमें प्रायर टू 30 to 60 मिनट पहले जो लोग ज्यादा ससेप्टेबल हैं वो लोग ये वाली मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिसिन खा के वो जा सकते हैं। मेडिसिन खा के जा सकते हैं। और कुछ अपनी जो है ना, जिस तरह प्लान आउट किया, उसके बाद अगर सफर कर रहे हैं, डोंट रीड बुक्स जो पेशेंट हैं। और खास तौर पे आजकल ये जो मोबाइल है, हम गेम्स भी खेलते हैं, हम मोबाइल भी यूज करते हैं, तो हमें इस चीज को अवॉइड करना है। हमें बुक रीडिंग, गाड़ी में बैठे हैं, हमें अपनी डिस्टेंट विजन रखना है, दूर वाली चीज़ों को देखें, बजाय के उससे भी काफ़ी कंपैरेटिवली चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाती है। नज़र दूर रखेंगे, बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, सर पीछे रखें, आंखें बंद करें, और इससे भी रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा है तो फिर अपनी गाड़ी है, ब्रेक लगाएं, 2 मिनट की 1 मिनट की वॉक करें, और उससे भी सिम्टम्स जो है ना। और ये मतलब ये प्रॉब्लम जो ये सारी जिंदगी उनका चलता रहता है, या ये काबिल इलाज है, किसी स्टेज पर आके इसको हम रोक सकते हैं? अच्छा, मोस्ट ऑफ द पेशेंट ना दे लर्न टू एक्चुअली कोप विद दैट। अच्छा, ज्यादा सफर है तो वो शायद शुरू में होगा, उसके बाद बॉडी को आइडिया हो जाएगा कि जो है ना वो ये ठीक है। तो ये ऐसी चीज नहीं है कि पूरी जिंदगी चलेगा, सबको चलेगा। लेकिन फिर भी यही है कि कुछ लोगों में चांसेस ज्यादा है, तो वो ये प्रिवेंटिव मेजर यूज कर लें। खासतौर पे और प्रिवेंटिव मेजर में ये अभी तो वो पेपरमिंट टैबलेट्स होती हैं, खासतौर पे टॉफीज होती हैं, जिंजर टेस्ट टॉफीज वगैरह होती हैं, वो भी ले लें, तो उससे भी काफी चीजें। तो क्या हम इसको खत्म करने के लिए कोई एक्सरसाइज वगैरह भी करें जिससे ये प्रिवेंट हो सके? देखिए, बहुत ज्यादा तो चीजें, कुछ हमारे वेस्टिबुलर सिस्टम्स के लिए एक्सरसाइजेज हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, कॉग्निटिव थेरेपीज हैं, लेकिन वो ज्यादातर वो प्रोफेशनल लोगों के लिए, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो हमारे हवाई जहाज चला रहे हैं, पायलट्स हैं, उन लोगों के लिए चीजें हैं। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, वो करनी चाहिए। अब कहीं पर तो एक्चुअली ग्लासेस भी आ गई हैं, जो हमें मोशन सिकनेस ग्लासेस भी हैं। कैसा एक रोल है अभी तक साइंटिफिकली कोई प्रूवन नहीं है, कोई हमारे पास इधर अवेलेबल भी नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स के बाहर में थोड़ा सा वो हमारे पास फॉल्स सेंस ऑफ मोशन क्रिएट करती हैं, वो ग्लासेस जो होती हैं। तो चीजें तो वर्किंग हो रही है इस पे, लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि जो लोग ये मोशन सिकनेस का शिकार होते हैं ना, बेचारे फिर घर के रह जाते हैं, कहीं जा ही नहीं पाते हैं। ऑफ कोर्स लेकिन थोड़ा सा यही प्रिवेंटिव मेजर्स हो जाएं तो चीजें काफी लाइफ बेहतर हो जाती है। ठीक है, कुछ हमारे लाइफस्टाइल को, उससे पहले कोई हमें बर्गर और बहुत चीज़ी फूड खा के, ग्रीसी फूड खा के ना जाए। ठीक है, तो उनसे चीज़ें काफ़ी बेहतर होना शुरू हो जाती है। खास तौर पे फिर बच्चों में फिर ये अम्यूजमेंट पार्क्स में जब जाते हैं, जो हम राइड्स लेते हैं जिसकी वजह से होता है, उसमें भी चीज़ें मैनेज हो सकती हैं।
और जैसे डॉक्टर मोहसिन हम बात कर रहे हैं कि ये तो ट्रैवलिंग में बहुत सारा इस तरह की सिचुएशन हो जाती है और नोजिया वगैरह हो जाता है, लेकिन आफ्टर ट्रैवलिंग मतलब ख़त्म हो गया उनका ट्रैवलिंग ख़त्म हो उसके बाद भी उनकी कंडीशन बहुत वर्स्ट रहती है, नोजिया रहता है, माइग्रेन उनको शुरू हो जाता है बहुत सख्त वाला। ठीक है, अच्छा एग्जैक्टली यही है। अब थोड़ा सा माइग्रेन वाले पेशेंट जो हेडेक वाले पेशेंट हैं वो और ज्यादा ससेप्टेबल है, जिनको ये हिस्ट्री है उनका और ज्यादा चांसेस हैं कि शायद वो मोशन सिकनेस की तरफ ज्यादा जाएंगे बनिस्बत उनके जिनको माइग्रेन नहीं है। अब मोशन सिकनेस नॉर्मली 24 आवर्स में 24 घंटों में ये रिजॉल्व हो जानी चाहिए। ऑलमोस्ट सारे सिम्टम्स जो है वो रिजॉल्व। आपका सफर खत्म हुआ है, अच्छा सा रेस्ट करें और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड लें। अपनी डिहाइड्रेशन में मेनली तो प्रॉब्लम यही होता है कि नोजिया और वॉमिटिंग की वजह से मरीज डिहाइड्रेशन में जा सकता है। लेकिन कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसमें फिर अगर ये चीजें रिजॉल्व नहीं हो रही हैं तो दे हैव टू कंसल्ट द डॉक्टर। अच्छा ठीक है। उन सिम्टम्स में ये है कि वॉमिटिंग्स वगैरह सेटल नहीं हो रही हैं, नोजिया सेटल नहीं हो रहा आफ्टर 24 आवर्स, या फिर वो डिहाइड्रेशन के साइंस जिसमें हम कहते हैं कि दिल की धड़कन तेज होना शुरू हो गई है, वो होना शुरू है, सांस में प्रॉब्लम आ रहा है, सांस तेज होना शुरू हो गया है, या उनको डार्क कलर यूरिन आ रहा है, यूरिन कर रहे हैं लेकिन वो बहुत डार्क कलर यूरिन है और सिम्टम्स भी 24 आवर्स के बाद परसिस्ट कर रहे हैं, तो देन दे हैव टू कंसल्ट, एक्चुअली डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए। तो ये कौन सी स्टेज पर पहुंच जाते हैं ये कंडीशन उनके, अगर इस तरह के सिम्टम्स एंड साइंस आ रहे हो तो? देखिए मेनली ये कोई खतरनाक बीमारी नहीं है। अच्छा। अगर हमें बहुत ज़्यादा नॉर्मली मेडिकल हेल्प ज़्यादातर नहीं चाहिए होती है, लेकिन जैसे यही कहा है कि अगर ये वाले सिम्टम्स आ रहे हैं तो फिर हमें डिहाइड्रेशन का खतरा है। अच्छा, अब डिहाइड्रेशन जो होता है वो खास तौर पे किडनीज को अफेक्ट करता है। तो हमें टाइमली इंटरवीन करके उनको फिर हम कहते हैं एक्यूट किडनी इंजरी की तरफ पेशेंट जा सकता है। तो उस टाइम बिल्कुल रीनल शटडाउन यानी बिल्कुल गुर्दे काम करना बंद कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो, अगर आपको वॉमिटिंग्स जारी हैं, यूरिन आपका ठीक नहीं आ रहा, आप लेथार्जिक हो रहे हैं, लेटे रह रहे हैं, अब आपसे नहीं उठा जा रहा, तो फिर हमें डॉक्टर्स को टाइमली किया जाए तो वो उसको भी हम प्रिवेंट किया जा सकता है, जो एक्यूट किडनी इंजरी है या रीनल शटडाउन है तो उससे भी बचा जा सकता है। लेकिन ये जो माइग्रेन वाला सिचुएशन है कि आफ्टर ट्रैवलिंग भी ये हो रहा है, तो अगर वो डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया जाए तो फिर क्या ट्रीटमेंट होता है उसका? अच्छा, माइग्रेन बिल्कुल एक अलग चीज़ है। तो माइग्रेन के लिए ना हमारे पास प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं। माइग्रेन वाले पेशेंट्स ट्रैवल कुछ लोगों की बिल्कुल प्रेसिपिटेट होती है, यानी ज्यादा अटैक आ सकते हैं। अब माइग्रेन वाले पेशेंट्स को ये देखना है कि क्या मेरे अटैक्स ट्रैवलिंग से ज्यादा होते हैं या नहीं होते हैं। अब माइग्रेन की कुछ ट्रीटमेंट होती है, उसको हम प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट कहते हैं या सिम्प्टोमेटिक अबॉर्टिव थेरेपी कहते हैं। माइग्रेन वाले पेशेंट्स को जैसे ही फील हुआ, दे नो कि हमारी हेडेक कैसी होती है, उनको पता है कि अब हमारा शदीद दर्द होगा और उसके बाद फिर हम कोई काम नहीं कर सकते हैं किसी का। तो उसलिए उसको जितना जल्दी हमें उसको करना चाहिए कि जैसे ही as soon as they start feeling कि मेरा अटैक होगा तो they should take the medicine। उनको पता है कि हमारे पेन किलर्स कुछ होते हैं कि वो पेन किलर्स हमें फौरन, वो तो फर्स्ट 30 to 45 मिनट्स आर वेरी क्रिटिकल। उस दौरान में अगर वो अपनी ट्रीटमेंट ले लें तो उससे प्रिवेंट हुआ जा सकता है, वरना फिर अच्छा सा रेस्ट और फिर दे हैव टू वेट फॉर इवन दो 72 आवर्स, फिर तो 3 दिन भी जो है ना वो माइग्रेन के अटैक का वेट करना। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर मोहसिन बंदियाल कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर मोहसिन बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं और मोशन सिकनेस के हवाले से बात कर रहे थे। बहुत से लोग इस प्रॉब्लम का शिकार हैं और उसको किस तरह ओवरकम कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए नौजवानों के हवाले से, तो किसी भी मुआशरे की कामयाबी और कामरानी में नौजवान नस्ल का अहम किरदार होता है। ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि नौजवानों की कुव्वत को सही सिमत, शऊर और कायदाना सलाहियत की नमू तालीम और तरबियत ही से हासिल होती है। तालीम जिस कदर मयारी होगी उसको हासिल करके उस लो से चिराग जलाने वालों के इरादे पुख्ता होंगे। लेकिन हमारा आज का नौजवान दो राय पर खड़ा हुआ है। कुछ डिग्रियां हाथ में लिए रोजगार की तलाश में मारे मारे फिर रहे होते हैं और कुछ ने पढ़ा कुछ और होता है और कर वो कुछ और रहे होते हैं। और हुकूमतें नौजवानों के हवाले से बहुत से मंसूबों का ऐलान करती हैं, लेकिन नौजवानों की सलाहियतें निखारने में, नई स्किल्स डेवलपमेंट में कोई इकदाम नहीं उठाए जाते हैं।
और ऐसे में नौजवान क्या करें, वो अपनी सलाहियतें कैसे निखारें, वो अपने अंदर जो कायदाना सलाहियत हैं जिन्हें लीडरशिप क्वालिटीज़ कहा जाता है, कैसे पैदा करें। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद नवीद मिर्ज़ा साहब हैं, जिन्हें इस टॉपिक पर बहुत गिरफ्त हासिल है और उनकी अपनी नई किताब पुरयकीन क़यादत भी मार्केट में आज ही आने वाली है। तो उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि ये एक्चुअली लीडरशिप क्वालिटीज़ होती कैसे, उनको किस तरह पैदा किया जा सकता है ख़ुद की ज़ात के अंदर। तो नवीद साहब, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? शुक्रिया, बहुत बहुत। नवीद साहब, लीडरशिप क्वालिटीज़, मतलब हम सुनने में आता है कि एक स्टूडेंट के अंदर या एक बच्चे के अंदर ये लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए, लेकिन ये होती क्या है? डिफ़ाइन कैसे आप करेंगे कि लीडरशिप क्वालिटीज़ होती क्या है, और हमारे या किसी भी बंदे के अंदर ये होना कितना ज़रूरी है कि वो अपनी लाइफ के अंदर कामयाबी हासिल कर सके? ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। इसमें आजकल के नौजवान हो या पिछली जनरेशन हो, हर जनरेशन का एक अपना एक स्टाइल होता है। हाँ जी। अभी नई जनरेशन के चैलेंजेस और हैं, पुरानी जनरेशन के जो उनका भी एक डिफरेंट सिस्टम था। अब सोशल मीडिया आ गया है, बहुत सी डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत सी एवेन्यूज़ और अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं। हाँ जी। तो मुझे याद है हमारे ज़माने में सिर्फ एक इंजीनियर, डॉक्टर, एक दो चीज़ें और होती थी, बिल्कुल। लेकिन अब यह है कि बहुत ज़्यादा और ऑप्शंस हैं। तो इसलिए चॉइस करना और अब ज़रा थोड़ा लोग बच्चों के लिए हमारे बहुत एक चैलेंजिंग है। लेकिन जहाँ तक लीडरशिप का ताल्लुक है, मेरा जो अपना उस पर काफ़ी मेरा एक्सपीरियंस है, स्टार्टिंग विद के मिलिट्री में भी मैं रहा हूँ, एयरफोर्स में रहा हूँ फॉर 15 ईयर्स, उसमें टेक्निकल साइड पे एज एन इंजीनियर। तो मुझे पता है कि इंजीनियर के साथ भी उसको भी अगर लीडरशिप क्वालिटीज़ ना वो डेवलप करे तो वो भी अपने ओहदों में या अपने इदारों में एक थोड़ा सा कम पोजीशंस पे रहते हैं। तो लीडरशिप क्वालिटीज़ तो हर एक को डेवलप करनी है, ठीक है, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेशनल हो, कोई भी स्पेशलिस्ट भी हो। लीडरशिप क्वालिटीज़ जो मैं समझता हूँ वो ये हैं कि आप एंड ऑफ द डे आपने पोर्ट्रे करना है, आपकी अपनी पर्सनालिटी, इनर जो सेल्फ होता है, वो जब पोर्ट्रे करता है आप अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। एक तो होता है ना, आपको ओहदा मिल गया, ओहदे के तहत आप लीडरशिप बन गए। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा जो मेन जो है वो है आप एज अ पर्सनालिटी यू बिकम एन अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। तो अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनने के लिए देन यू अट्रैक्ट पीपल, और जब उनसे काम भी लेते हैं तो वो दिल से करते हैं, मर्जी से करते हैं, आप उनको ग्रो करते हैं, साथ आप भी ग्रो होते हैं, इस तरह आपकी वो टीम भी बढ़ती है। लेकिन जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो स्टार्ट वहीं से होता है कि आप एक एज अ इंडिविजुअल, चाहे आप अपने आप को लीडर देखें ना देखें, वो आप लीडर हैं। ठीक है। आप अपने लीडर हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर अपने घर में आपकी फैमिली होगी और आपका एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होगा। तो आप लीडर तो एवरीबडी इज अ लीडर। लेकिन नवीद साहब, जैसे मतलब इसको कायदाना सलाहियतें हवाले से, यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटीज़ के हवाले से हर कोई कहता है कि अपने अंदर पैदा करो, आपके अंदर होनी भी चाहिए, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि किस तरह पैदा हो सकती हैं या किस तरह हम उन्हें डेवलप कर सकते हैं अपनी ज़ात के अंदर, अपनी पर्सनालिटी के अंदर। तो वो कौन कौन से स्टेप्स होने चाहिए जिनसे हमें पता चले यहाँ अपनी ये जो क्वालिटीज़ हैं इनको हम डेवलप कर सकें? अच्छा, इस हवाले से मैं अपनी थोड़ा बुक को रेफरेंस जी ज़रूर, बिकॉज ये बुक जो है एक्चुअली ये आई थी कनाडा में, फेथ एम्पावर्ड लीडरशिप। अच्छा, ठीक है। तो आप जैसे आपको नाम पता है, इस पे लीडरशिप ने किसी ने लिखा नहीं है, इस पे इस सच फेथ एम्पावर्ड फेथ एम्पावरमेंट पे देयर इज स्पिरिचुअल लीडरशिप, देयर इज डेमोक्रेटिक लीडरशिप, देयर मेनी स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप जो वो फॉलो करते हैं। लेकिन चूंकि फेथ एक कंट्रोवर्शियल एरिया में चला जाता है, लेकिन मैंने वो कंट्रोवर्शियल एरिया को नहीं लिया। इसमें मैंने बेसिक जो फेथ यकीन है, वो यकीन जो है वो एक तो अपने ज़ात पे होता है। आप, मैं कहता हूँ बच्चों को कि हर एक कंपेयर नहीं करें। जैसे आप देखते हैं, दो बच्चों को हम बहुत कंपेयर करते हैं, स्कूल्स में भी ये एक एटीट्यूड, इवन के घर में हमारे माँ बाप भी कर रहे होते हैं इस चीज़ को। तो वो कंपैरिजन, आदमी खुद भी, आपका सेल्फ इमेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो सेल्फ इमेज, इसका मतलब सेल्फ से आप जब डेवलप करते हैं अपने अंदर, फिर आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो वो फिर बिलीफ और यकीन और फियर ऑफ फेलियर। अच्छा। तो जब बच्चे या कोई भी इवन अडल्ट, हम लोग कोई चीज़ रास्ता नया लेते हैं तो हम लोग या अवॉइड करते हैं उसको, और कुछ लोग फिर करते ही नहीं है। जो थोड़ी हिम्मत करते हैं और वो उसमें फिर फेथ आ जाता है, ये यकीन आ जाता है। रिस्क फैक्टर नहीं वो यूज कर, रिस्क नहीं लेते अपनी लाइफ में। रिस्क नहीं लेते। तो रिस्क के बगैर तो आप लाइफ में ग्रो कर ही नहीं सकते। हाँ। तो मैं समझता हूँ कि मैं तो यही, क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस किया लाइफ को, तो हर एक इनिशियल स्टेज आपकी, जब आप कॉलेज जाते हैं, आप पढ़ते हैं, वो कोई ज़रूरी नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आपने वही करना है। तो बाहर यही मैंने देखा है कि उनका कोई फिक्स नहीं होता है
वो देखते हैं, क्योंकि कई दफ़ा आपको पता नहीं होता आप किस चीज़ में, आपका एक नेचुरल एक टेंडेंसी है, और समहाउ या माशरा हमारा ऐसा है, वो चंद एक प्रोफेशन से वो फिक्स्ड हो जाते हैं, जैसे डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, या इंजीनियर बनना है, या पेरेंट्स का जो प्रोफेशन है, समटाइम्स वो आपके लिए हो सकता है वो अच्छा ना हो, तो वो फाइट करना पड़ता है कि इंटरनल बैटल पहले तो खुद फाइट करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कोई लेट नहीं होता है, आप शुरू में एक्सपीरियंस कहीं भी ले लें, अच्छा। आप ग्रेजुएशन डिग्री कहीं की भी ले लें, दैट इज़ नॉट द पॉइंट। पूरी मेहनत करें, जहाँ पे भी हों, ट्राई टू बी द बेस्ट, बिकॉज वो जो बेस्ट होने का जो एक अज़म होता है ना, वो सबसे ज़्यादा वो आपको ज़िंदगी में आगे ले जाता है। और आप नोटिस होते हैं, आप कोई काम है, अगर आप किसी जॉब पे हैं, आपको पसंद नहीं है आपको, लेकिन आप अगर 100% देंगे, आप कहीं और आपको कोई नोटिस कर देगा। वो अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। तो स्टार्ट में वही, स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ, और उसमें आपका सेल्फ इमेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने आप को कम मत समझें, और यकीन के साथ कि अल्लाह ताला ने आपको भी बनाया, और वो जो एक फेथ का एक एलिमेंट है उसको आप संभाल के रखें, और यू नो आई एम श्योर you will be successful in whatever you do. Maybe it's a learning process, लेकिन टाइम के साथ साथ आप इम्प्रूव कर जाते हैं और अपनी डायरेक्शन जो है वो आपको पता चल जाती है। लेकिन मुझे बताइए, खुद के साथ साथ हम सेल्फ कॉन्फिडेंस के हवाले से बात करें, ये बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हमारा जो मुआशरा है, ये जो हमारे तालीमी इदारे हैं, मैं उन पर ज़्यादातर बात करना चाहूँगी कि क्या वो हमारे नौजवान नस्ल को, ये जो आने वाली जनरेशन है, उनको ऐसा माहौल दे रहे हैं कि उनके अंदर ये लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा हो सकें? ये आजकल के तालीमी निज़ाम का जो मेरा अपना तजर्बा है, जो मैं फील करता हूँ, बहुत से अब इंस्टीट्यूशन हैं ऐसे जो लोग ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं बच्चों की, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ जहाँ आ जाती हैं, जहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे बहुत ज़ोर होता है, और वो ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ सरकारी भी हैं, आई एम श्योर वो, मगर वो इंडिविजुअल स्कूल लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप पे ज़्यादातर उन पे इन्हिसार है। मैं खुद कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल का पढ़ा हुआ हूँ, दैट वाज 8वीं जमात में हमें भेज दिया घर से दूर। अच्छा। तो वो तो एक अपनी कहानी है, बट इट वाज इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, बिकॉज आप बिल्कुल एक आपको ओवरऑल आपकी डेवलपमेंट होती है। तो लेकिन उसमें अब जैसे देखें 60 अगर 80 आपके क्लास फेलोज हैं, तो जो सिस्टम है वो समहाउ वो जो शाइन कर रहे होते हैं या उस वक्त वो उनको लेके आगे चलता है। बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ। उनके ऊपर फोकस्ड होता है। जी जी जी। तो जो पीछे लोग होते हैं, मैं समझता हूँ, मैं एग्जांपल उनका यही देता, मैं आई वाज वेरी शाय एट दैट एज, एंड तो ये भी मैं अगर बोल रहा हूँ तो ये ओवरकमिंग है ऑफ इयर्स ऑफ वर्क ऑन माई सेल्फ कि मैंने उसको किया। मैंने कहा कि अल्टीमेटली ये गोल बनाया था, यस आई विल स्पीक, आई विल डू मैनेजमेंट ट्रेनिंग, आई विल गेट इनटू मेकिंग अ डिफरेंस, चेंज। तो एक मेरा इंजीनियरिंग के बाद हट के एक चैलेंजिंग पीरियड था, लेकिन तो वो एक जो बच्चे, मैं कहता हूँ हर एक को आप अगर टीचर्स और इस्तातिज़ा का ये है कि वो हर एक को साथ दे के चलें, लेकिन वो चूँकि कर नहीं सकते हैं, वो डिमांड्स ऐसी होती हैं कि वो मार्क्स और कॉलेज और नंबर्स, और दे हैव टू शो सो मेनी पीपल गॉट एडमिशन, देन ओ लेवल, ए लेवल, बाहर, यू नो, वो एक मेजरमेंट बड़ा डिफरेंट है। अगर मेजरमेंट हो कि कितने बच्चों की एक्चुअली ग्रोथ हुई है, नॉट नेसेसरली इन द मार्क्स, ऑटोमेटिकली अगर आप उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं, मार्क्स उनको लाइफ में तो सक्सेस वो होगी, देयर इज नो क्वेश्चन कि वो ना हो, ठीक है ना। लेकिन अगर सिर्फ मार्क्स आते हैं और फोकस ही मार्क्स पे है, तो फिर वो एकेडमिकली तो बहुत स्ट्रांग होते हैं वो बच्चे, लेकिन समहाउ वो आगे जाके जो दूसरे आप कहते हैं ना, जो सीज और डीज हैं, वो कंपनीज फॉर्म करते हैं और वो एज और बीज को वो हायर करते हैं। मतलब ये वर्ल्ड वाइड समहाउ ये चल रहा है, ये ट्रेंड है ऐसा। लेकिन मुझे बताइए कि जब हम देखते हैं कि नौजवान नस्ल ना अगर अपने करियर के हवाले से भी उनके क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं होते हैं, बड़े स्टैगर्ड से होते हैं, सैचुरेटेड से होते हैं उनके थॉट्स भी, उनको समझ नहीं आ रही होती कि हमने क्या करना है, क्योंकि शायद लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर नहीं होती। तो ऐसी कन्फ्यूजन पैदा होने में मुझे बताइए हमारे घर वालों का, यहाँ पर वालिदैन का कितनी जिम्मेदारी बनती है, उसका उनका कितना असर होता है इस चीज़ पे कि हम क्लियर ही नहीं हो पा रहे होते, वो कुछ और कह रहे होते हैं, हमने कुछ करना और होता है। तो वो उस पर फिर वही एबिलिटी टू लिसन इज़ आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट एबिलिटीज़ जो टीचर्स को और पेरेंट्स को हमारे अनफॉर्चुनेटली एक लर्नड एक्टिविटी है। हम सुनते नहीं हैं, मतलब हम दिल की जो आवाज़ है अपने बच्चे की या बच्ची की या उनकी जो अंदर की जो वो एक होती है ना, एक तड़प होती है, तकलीफ़ होती है, वो हम नहीं सकते। वो हम एम्पथेटिक एक एज अ माशरा आई थिंक हमारे एम्पथी
वैसी जनरली वर्ल्ड वाइड भी, लेकिन जो एम्पैथेटिक पेरेंट्स होते हैं या एम्पैथेटिक टीचर्स होते हैं वो अंदर की कैपेबिलिटीज़ को देखते हैं, अंदर को उसको देखते हैं, और उसमें जो एलिमेंट जो मिसिंग होता है, तो ये मेंटरशिप का कॉन्सेप्ट एक बहुत अजीम कॉन्सेप्ट है। शुरू में आप देखें इवन हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके साथ जो सहाबा थे उनकी मेंटरशिप थी। हाँ जी। और देखें 100 years आफ्टर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ से रुखसत हुए दुनिया से, तो इतना इम्पैक्ट दुनिया में क्या था, क्या वजह थी, वो जो फीलिंग है ना, मैं यही बात करता हूँ, इसमें फेथ एम्पावर्ड लीडरशिप का कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि वो हमारे प्रॉफिट्स दे आर द आइडियल फेथ एम्पावर्ड लीडर्स। तो वो जो छोड़ के जाते हैं, एक मेंटरशिप का एक ऐसा एलिमेंट है कि वो लोग फिर आपको, तो लाइफ में भी स्टूडेंट्स को मैं तो यही कहूँगा कि आप मेंटर्स ढूंढें। मे भी अभी नहीं आपको मिलता, कोई पेरेंट्स आपके, कई दफ़ा पेरेंट्स होते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं, वो आपको एक्स्ट्रा टाइम देने को तैयार होते हैं और वो आपको ग्रो करते हैं, क्योंकि जहाँ आपको फीलिंग होती है ना कि आपको कोई ग्रोथ कर रहा है, आपको एक ऐसी चीज़ बता रहा है और आपको कुछ कमी, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी आप कमी पहले तो देखें ना कि व्हाट डू यू थिंक, और वो उसमें बहुत साइंटिफिक वेज हैं अब तो, लेकिन यंगस्टर्स तो ये चीज़ें नहीं बताते, वो तो नची शुरू की उनकी एज भी ऐसी नहीं होती, दे डोंट इवन नो कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या हैं, और आप वीकनेसेस को अगर आप बेहतर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप ओवरऑल आपकी इफेक्टिवनेस हर एरिया में बेहतर होगी, और स्ट्रेंथ्स जो है वो आपको फिर उसके स्ट्रेंथ्स के बेस पे आप अपने आप को मार्केट करते हैं, आप अपने आप को यूटिलाइज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन शुरू में नहीं पता होता, लेकिन एज लॉन्ग एज अब मेरी बात सुन रहे हैं आपने, जिस तरह ये प्रोग्राम किया, इसके बाद जो मेरा एक्सपीरियंस है, जितना जल्दी आप उन चीज़ों को पकड़ लें, गेट योर सेल्फ योर स्ट्रेंथ्स एंड योर वीकनेसेस टू फाइंड आउट कुछ चीज़ें, कुछ तो आपको अंदरूनी पता होता है, हाँ भी ये मेरी कमज़ोरी है, लेकिन बहुत सी चीज़ें आपको नहीं पता होती, बिल्कुल ऐसी। तो वो ओवरऑल वैसे भी एक सांचा जो है ना, हर एक का एक नहीं होता, एवरीबडी, इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया, किसी की ये आप एक जैसे नहीं हो सकते हैं। हाँ। तो वो अगर आपको पता चल जाए ना कि आप किस तरह की आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, फिर उन एरियाज़ को वो आप थोड़ा सा बैलेंस आउट कर सकते हैं। मतलब अगर आप समझे कम्युनिकेशन में कमज़ोर हैं तो यू कैन टेक एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन कोर्सेज, यू कैन, वो तो हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है। एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, एक्सप्रेसिंग योर आइडियाज़, बी क्लैरिटी, चाहे आप टेक्निकल हों, आप डॉक्टर हों, आप किसी भी प्रोफेशन में आप लीडर हों, आप, तो मैं तो यही कहूँगा इसमें कि आप अपने आप को ज़रूर ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ फर्स्ट। ठीक है जी, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ फर्स्ट, बाद में बाकी दुनिया को देखें कि वो क्या चाहते हैं, पहले अपने आप को देखें कि आप क्या चाहते हैं, आपकी ज़ात क्या चाहती है। मोहम्मद नवीद मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नवीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं और बड़ी अच्छी बात की हमने लीडरशिप क्वालिटीज़ के हवाले से कि किस तरह उनको अपनी ज़ात में हम ढूंढ सकते हैं, उनको निखार सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल का जिक्र करते हैं। गुज़श्ता महीनों में बुज़दार सरकार लाहौर पर काफ़ी मेहरबान नजर आई और धड़ाधड़ तरक्याती स्कीम्स के ऐलानात भी किए गए, लेकिन शहर में शुरू होने वाले मंसूबों में कोई भी मंसूबा बर वक्त मुकम्मल नहीं हो सका है। दो मोरिया पुल हो या फिर फिरदौस मार्केट अंडरपास हो, गुलाब देवी अंडरपास हो या फिर शाहकाम फ्लाईओवर हो, अब शहर लाहौर का एक और मेगा प्रोजेक्ट ताखिर का शिकार होने वाला है। शेरावाला फ्लाईओवर मुकर्ररा मुद्दत तक मुकम्मल होता नजर नहीं आ रहा है हमें, और हुकूमती अदम तवज्जोही के बायस कैनाल रोड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मंसूबे की तकमील का दौरानिया आपको पता है 7 साल तक पहुंच चुका है, और जिसका खुमियाजा शहरियों को खेलों की सरगर्मियों से महरूम होने की सूरत में भुगतना पड़ रहा है। और अभी तक इस मंसूबे का सिर्फ 25% काम ही मुकम्मल हो चुका है। और शहर में जारी तरक्याती मंसूबे आखिर कब तक मुकम्मल होंगे? शहर में जो ट्रैफिक निज़ाम है उसको बेहतर बनाने के लिए LDA की जानिब से क्या क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? एरिना वॉक एंड शॉप सेंटर जो है वो मंसूबा कब तक मुकम्मल होगा? क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है? इन सब मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है DG LDA हैं अहमद अजीज तारड़ साहब हैं, और नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबदीन ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर, आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ, ज़ैन आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। सर, आप ही से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर के बारे में बात कर लेते हैं। LDA को 35 करोड़ रुपए मिले हैं, इस हवाले से फंड्स जारी किए गए हैं। बताइएगा ये मुहिम कब से शुरू होगी और कौन कौन सी शाहराएँ हैं इसमें शामिल? जी, ये बिल्कुल सही आपने सवाल किया है। पिछले बजट में हमने 35 करोड़ रुपया रखा था जो टीपा के जरिए हम खर्च करेंगे,
टीपा भी हमारी एक एजेंसी है, हाँ जी, और इसके अलावा उनका कोई और डेवलपमेंट के काम भी है जो टीपा के लिए तो बड़ी बड़ी ठीक है। स्कीमें हैं। तो ये इंशाल्लाह ताला अभी हम उसको टेंडरिंग स्टार्ट करने लगे हैं। अच्छा, लाहौर की जितनी भी मेन शाहराह है इनके ऊपर ये लेन मार्किंग का काम, कर्ब स्टोन की पेंटिंग का काम, वहाँ पे जो टफ पेवर टफ टाइल टूट गई हुई हैं उनको ठीक करना, अच्छा, ये ओवर फ्लाई ओवर ब्रिजेस वगैरह को, जो पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस हैं इनको ठीक करना, और इसके अलावा जो ये हमारे बोर्ड लगे हुए होते हैं वो भी काफ़ी जगह से टूट फूट का शिकार जी, हो गए जी। हुए, तो उनको भी ठीक करेंगे इसी में। ये काम जो है बर वक्त हो जाएगा हाँ सर? जी, ये स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। जैन, आपसे जानना चाहूँगी इस हवाले से, अभी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार होगी, इसके ऊपर काम होगा फिर, और आपको लगता है बर वक्त हो जाएगा ये भी? देखें, ये जो ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर का काम है ना मुनीबा, ये तो मेरे नज़दीक तो सारा साल चलते रहना चाहिए। हाँ जी, हाँ, और क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि जब मेगा प्रोजेक्ट्स या कोई भी मंसूबा मुकम्मल कर लिया जाता है तो उसको खूबसूरत बनाना लाजमी ज़रूरी होता है। उससे गवर्नमेंट ने भी अपना जो प्रोजेक्ट है उसको दिखाना होता है कि हमने कितना खूबसूरत बनाया, और जो लोग वहाँ से गुजरते हैं उनके लिए भी ये एक हसीन मंजर पेश करता है। अल्टीमेटली जिस तरह का हम कोविड में और डेंगू में ये हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसके दौरान इस तरह की खूबसूरत चीज़ें देखने से हो सकता है कि कोई बंदे का वो दिल का जो मूड है वो भी अच्छा हो जाए। तो लेकिन दूसरा इसका जो फैक्टर होता है ना ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर प्रोजेक्ट में, जिस तरह तारक साहब अभी फरमा रहे थे, अगर सड़क पे सर किसी भी जगह पे कोई पैच लगने वाला हो या किसी जगह पे टाइलें टूट जाएं तो उससे ट्रैफिक रवानी भी मुतासर होती है। हाँ तो इसलिए ये ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर मेरे नज़दीक तो सारा साल काम करते रहना चाहिए। और फिर ये जो आपके ये पैदल चलने वालों के लिए पुल बनाए हैं, इनकी खूबसूरती का काम भी होना चाहिए, बल्कि मेरे नज़दीक तो सर और बनने चाहिए ये, क्योंकि हम ज़्यादा सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स के ऊपर तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी पेडिस्ट्रियन पुल भी बनाने चाहिए ताकि लोगों को सड़क अबूर करने में भी आसानी पैदा होनी चाहिए। तो ये अच्छा ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर प्रोजेक्ट, लेकिन वो बात यही है कि सर इसको भी दीगर मनसूबों की मानद नहीं देखना चाहिए। नहीं, इसमें जहन आपने देखा होगा कि ये सारा साल ही हम ये काम करते रहते हैं। अच्छा, कर्ब स्टोन टूटते रहते हैं, वो ठीक होते रहते हैं, पेंट भी होते हैं, लेन मार्किंग भी करते हैं, ये जो मैन होल है वो टूट जाते हैं, खड्डे पड़ जाते हैं। तो ये इतना बड़ा शहर है, लाखों व्हीकल्स यहाँ पे डेली ट्रैवल करते हैं, बड़े भी करते हैं, छोटे भी करते हैं, तो ये साथ साथ होता रहता है। अभी भी आपने देखा होगा ये फिरोजपुर रोड हम ठीक कर रहे हैं, मेन बुलेवार्ड ठीक कर रहे हैं, अल्लामा इकबाल टाउन की सड़कें ठीक कर, हर स्कीम की तकरीबन ठीक करते रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद चूँकि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारे अंडरपासेस की टाइलें हमने एक दफ़ा ठीक करवाई, फिर वो उसमें गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं, फिर वो टूट जाती हैं। तो ये एक ऑनगोइंग एक्सरसाइज, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो चलता रहता है। लेकिन मेरे नज़दीक मुनीबा, मैं समझता हूँ कि ये जितने भी मनसूबा जात हैं ये इनको मास्टर प्लान का हिस्सा होना चाहिए कि हम 2025 में कहाँ पे जाके किस जगह पे ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा होगा तो हम उसको बेहतर करेंगे, या कौन से एरियाज़ हैं जिनको हम 2030 में कमर्शियल जाके करेंगे, या 2040 तक हमारा लाहौर इस तरह का नज़र आएगा। तो ये एक LDA की तरफ से अच्छा इकदाम उठाया गया कि मास्टर प्लान 2050 की तैयारी की जा रही है, और ये भी उम्मीद की जा रही है कि जल्दी वो मास्टर प्लान बाकायदा तौर पर अनाउंस भी कर दिया जाएगा, और उसके मुताबिक फिर शहर में जो तरक्याती काम है वो शुरू किए जाएंगे। अब तारक साहब बता सकते हैं कि वो मास्टर प्लान है क्या, एग्जैक्टली 2050 है क्या? ये मास्टर प्लान आप समझे कि मुख्तसर अल्फाज में अगर मैं ये बताऊं तो वो शहर की अगले 30 साल की प्लानिंग है। ठीक है, कि शहर में अब ये बात आबादी से स्टार्ट होगी कि इस वक्त अगर जो हमने सर्वे किए हैं 2017 की सेंसस के मुताबिक, 2017-18 वाली जो सेंसस थी उसके मुताबिक शहर की आबादी है 11.4 मिलियन जी। अब वो प्रोजेक्शन जब उसके ऊपर सर्वेज हमने किए तो पता चला कि ये 12.4 मिलियन है, यानी उससे एनहांस हो गई हुई है। अब ये 2050 में जाके 25.04 मिलियन यानी 2.5 करोड़ से ज़्यादा हो जानी है। अच्छा, ये जो आबादी है ये शहर में कुल जो हमारा लाहौर का रकबा है वो 1772 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से 872 स्क्वायर किलोमीटर मौजूदा आबादी कंज्यूम कर गई हुई है। ठीक है, अच्छा, फिर इसमें जो मौजूदा आबादी है उसके लिए कितने रोड्स हैं, कितना पानी की सप्लाई है, कितनी बाकी सर्विसेज की सप्लाई है, और जो यूटिलिटी सर्विसेज हैं, जो बाकी कम्युनिटी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कॉलेज है, स्कूल है, छोटे हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल हैं, बाकी अलाइड फैसिलिटीज़ है, वो कितनी है, ये पूरे सर्वे हमने किए। इसके ऊपर हमने इंटरनेशनल कंसल्टेंट हायर किया जो वर्ल्ड रिनाउंड कंसल्टेंट्स हैं। ठीक है, और पूरे हर किस्म के ट्रैफिक काउंट के लिए 10-11 किस्म के सर्वे हमने किए। अच्छा, सिर्फ ट्रैफिक के लिए, अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, तो इसकी बेस के ऊपर जो स्टडीज़ हुई हैं
उसकी को बुनियाद बना के इसका फ्यूचर प्लान बन रहा है। और फ्यूचर प्लान में बेशुमार चीज़ें हैं। मसलन लाहौर ने किस हद तक फैलना है और किस हद तक हाई राइज जाना है और हाई राइज जाने का पोटेंशियल कहाँ पे है। हर जगह पे आप नहीं कह सकते कि हर गली में हाई राइज बना दें, वहाँ पे नीचे सीवरेज नहीं है, वहाँ पे बिजली भी पहुँचनी है, सुई गैस भी पहुँचनी है और गाड़ियाँ भी पहुँचनी हैं, और लोगों ने कहीं निकल के शॉपिंग के लिए जाना है या कहीं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो वो हम उसके लिए मुख्तलिफ स्टेप्स ले रहे हैं। जिसमें हमने सबसे पहले ये देखा कि लाहौर जो अभी मौजूदा लाहौर है 872 स्क्वायर किलोमीटर वाला, क्या इसके अंदर कोई पॉकेट्स पड़ी हुई हैं जहाँ पे आबादी को, फ्यूचर वाली आबादी को सेटल किया जा सकता है। तो वो हमने देखा कुछ पॉकेट्स इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमारी पॉलिसी कंसल्टेंट ने हमें दी कि उन पॉकेट्स को फिल करें, इसको इनफिल कहते हैं। सेकंड स्टेज ये है कि जो 2016 वाला एग्जिस्टिंग मास्टर प्लान है उसके जो एरियाज रिजर्व किए गए थे रेजिडेंशियल के लिए, क्या उनमें कोई जगह मौजूद है। तो वो कंसल्टेंट्स ने कहा जी कि इनको सेकंड जो प्रायोरिटी है वो इनको है कि इनके ऊपर आप आबादी सेटल करेंगे। थर्ड प्रायोरिटी ये है कि 2004 का जो प्रीवियस मास्टर प्लान था ओरिजिनल, उसके जो बाउंड्रीज थी क्या उसके अंदर कोई जगह पड़ी हुई हैं, तो वो थर्ड प्रायोरिटी ये है कि उसके ऊपर हम चले जाएं। इसके बाद हमने ये देखा कि शहर में जो हाई राइज करने का पोटेंशियल कहाँ कहाँ, जो पहले मैंने बात की, तो उसमें दो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं शहर में जो मौजूद हैं, लेकिन उसके इर्द गिर्द की जो आबादियाँ हैं वो उसको उस तरीके से हमने मॉडर्नाइज नहीं किया और वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ नहीं कर पाती। जैसे एक मेट्रो है और दूसरी ऑरेंज ट्रेन है। सर्वे में हमने ये भी देखा था, ऑरेंज ट्रेन ये है, हमने पूरा इसका डेंसिटी मैप बनाया है लाहौर का कि कौन सा इलाका ज़्यादा डेंस है। डेंस का मतलब होता है आबादी कहाँ पे ज़्यादा है और कहाँ पे आबादी कम है। तो ऑरेंज ट्रेन लाहौर के सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद इलाकों में से गुजरती है जी। लेकिन इसके बावजूद उसकी राइडरशिप देखे तो वो कम है, ना होने के बराबर है। तो इसके ऊपर पूरी स्टडीज करके हमने इस मास्टर प्लान में स्टेशन एरिया डेवलपमेंट प्लान उसको कहते हैं। ठीक है। हर स्टेशन के इर्द गिर्द का एक रेडियस हम एरिया मुकर्रर कर रहे हैं और उसके ऊपर दो मॉडल भी हम डेवलप करके दे रहे हैं। जैसे एक ठोकर का मॉडल है और वो कंसल्टेंट ने हमें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर है जिसको सिटी इंजन कहते हैं, जी। उसकी बेस के ऊपर प्लानिंग करके हमें दी है कि वहाँ पे क्या क्या किस किस्म के किस हाइट तक आप जाएंगे, कहाँ पे बड़े प्लाटों में कन्वर्ट करेंगे, कहाँ पे। फिर ये भी उसमें इश्यूज हैं कि प्लाट साइज जो है वो छोटा भी है, एक मरले का प्लाट भी है और बड़े प्लाट भी है, ठीक है। उसको इकट्ठे कैसे करना है, उसकी फ्यूचर प्लानिंग कैसे की। इसके अलावा 26 सड़कें हमने और प्लान की, अच्छा, जिनके अलांग एक ख़ास हद तक 500 मीटर से लेकर 800 मीटर कहीं पे कम, क्योंकि उसकी एक नेचुरल बाउंड्री बननी है। कोई सड़क है, कोई गली है, उसको ऐसे हम लकीर नहीं लगा सकते जो घरों के अंदर से गुजर जाए। तो उसके ऊपर हाई राइज बिल्डिंग्स बनाने का प्लान बनाया। फिर उन रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इंप्रूव होना है वो प्लान बनाया। फिर इसके बाद लाहौर में कोई फर्दर कहीं पे अगर एक्सटेंशन हो सकती है कहीं पे, वो हमने देखी है। लाहौर के अंदर कहाँ पे हो सकती है, लाहौर के बाहर ज़िले से बाहर कहाँ पे हो सकती है, और वो मिनिमम हमने रखी है कि कम से कम हम जाएँ, ज़्यादा आबादी लाहौर के इसके अंदर ही जो है वो कंज्यूम हो। अच्छा, इसके अलावा जो बात आपने शुरू की मंसूबों की, जी, इस मास्टर प्लान का एक हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान है और ट्रांसपोर्टेशन प्लान एक हिस्सा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान में तो अहमद साहब बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारा ये जो प्लान हमने किया है, आप लोग इस पे काम करेंगे तो बड़ा अच्छा लाहौर शहर हो जाएगा। आपको क्या लगता है जान? मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। हाँ, नहीं, मास्टर प्लान ये 2050 वैसे भी मेरे नज़दीक तो मुनीबा कोई भी काम है वो प्लानिंग के तहत ही होना चाहिए, और किसी भी शहर का जो मास्टर प्लान है वो वाकई उसको तरक्की की राह पे गामजन करता है। उसमें दो तीन चीज़ें हैं। लोगों के नज़दीक मास्टर प्लान, एक लोगों को शायद उसके बारे में को बेहतर पता नहीं होगा, लेकिन लोगों के नज़दीक मास्टर प्लान ये है कि आइंदा मंसूबे कौन से शुरू होंगे, हाउसिंग सोसाइटीज़ कहाँ पे बनेंगी, क्या कहीं कोई गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी तो नहीं बन जाएगी, उसको रोकने के लिए क्या इकदाम किए जाएंगे, हमें जो बुनियादी सहूलियात हैं वो कैसे मिलेंगी। लोग मास्टर प्लान को बेसिकली यही समझते हैं। हाँ। और ज़्यादा अब लोगों का कंसर्न ये है कि गैर कानूनी जो हाउसिंग सोसाइटी हैं उसके बारे में हमें लोगों को, आम पब्लिक को किस तरह नॉलेज मिलेगा कि क्या ये एलडीए से अप्रूव्ड है, नहीं अप्रूव्ड, किस तरह क्या हम वहाँ पे खरीदो फरोख्त करें जाके या नहीं करें। हाँ। क्योंकि एलडीए के ऑफिस में जाके उनको मालूमात कलेक्ट करना उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो इस मास्टर प्लान, नया मास्टर प्लान इम्प्लीमेंट करने से पहले भी लोगों को ये मालूमात चाहिए होती हैं कि वो किस तरह जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी उसके बारे में पता कर सकते हैं, हाँ, कि उनको एनओसी मिला है कि नहीं मिला, ऊपर क्या पॉलिसी है कि क्या चेक। अच्छा, मैं आखिरी बात आपकी बात से ना जो असल जो इस मास्टर प्लान
की ब्यूटी है जी जी। वो ये है कि पूरी दुनिया में नेबरहुड्स होती हैं, हाँ जी। जिसके अंदर ही स्कूल होते हैं, उसी के अंदर छोटे हॉस्पिटल होते हैं, कम्युनिटी फैसिलिटीज़ होती हैं, ओपन स्पेसेस होती हैं, शॉपिंग एरियाज होते हैं। लाहौर का प्रॉब्लम यह है कि लाहौर में नेबरहुड का कंसेप्ट नहीं है। हाँ जी। तो इस मास्टर प्लान में हम जो मौजूदा लाहौर है उसको नेबरहुड लेवल पे लेके जा रहे हैं और उसमें हम कम्युनिटी फैसिलिटीज़ पूरी प्लान कर रहे हैं, कहाँ पे स्कूल होना चाहिए, कहाँ पे हॉस्पिटल होना चाहिए, कहाँ पे दूसरी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। अच्छा, जो आपने जैन ने बात की हाउसिंग सोसाइटियों वाला, तो ये लाहौर हाई कोर्ट ने इसके ऊपर एक उन्होंने वहाँ पे रिट फाइल हुई थी, उन्होंने हमें डायरेक्शंस दी थी कि आप इसमें कोई नया कोई इनोवेटिव सोल्यूशन लेके आएँ जिससे आम आदमी को फ़ायदा हो और आम आदमी को पता हो कि भी मैंने प्लाट कहाँ पे ख़रीदना है। तो इसके ऊपर हमने एक सिस्टम किया है जिसको हम QR कोड कहते हैं। QR कोड ऐसी चीज़ है जो हर बंदे को अब पता है, वो डाट्स वाला एक डब्बा सा होता है, डाट उसके ऊपर लगी हुई होती हैं, तो वो आप उसके ऊपर हमने जितनी हमारी अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटीज हैं हर एक को एक QR कोड इशू कर दिया, उसको अपनी वेबसाइट पे रख दिया है और उन्होंने कह दिया है, नेपरा को कह दिया है, ये पेबरा को कह दिया है कि जी वो इसके बगैर इश्तिहार नहीं छपने देंगे, कहीं पे इश्तिहार आ नहीं सकता। PHA को कह दिया है कि वो कोई बोर्ड के ऊपर इश्तिहार लगने नहीं देंगे जब तक वो QR कोड न करे। अच्छा, उसका फायदा ये है मतलब उससे पता चलेगा कि ये कोई गैर कानूनी काम तो नहीं, आप अपना मोबाइल उठाएंगे, कैमरा ऑन करेंगे, उसके ऊपर लेके जाएंगे, वो हमारी वेबसाइट से कनेक्ट कर देगा और उसके ऊपर आपको पूरे प्लॉट्स की इंफॉर्मेशन कौन से मार्केट। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अजीज तार साहब हमारे साथ मौजूद थे, DGLD हैं सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं। और नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जैनुल आबदीन ने भी हमें ज्वाइन किया था। जैन, आपका भी बेहद शुक्रिया। फ्यूचर प्लान्स के हवाले से हम बात कर रहे थे कि LDA क्या क्या इकदाम उठा रहा है लाहौर को बेहतर बनाने के लिए। मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब हमने कुछ बात करनी है सैर व सयाहत के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है और कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पर हम जा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को ना दुनिया भर में बेहतरीन सियाहती मकामात के हवाले से जाना जाता है, जहां पर लोग जाते हैं, जो इसके खूबसूरत इलाके हैं जहां पर जाके उनके मनाजिर देख के हमारा दिल खुश हो जाता है और दिल करता है कि वहीं पर रह जाएं, वहीं पर बस जाएं। इतने खूबसूरत मनाजिर हैं वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानी लोग ही नहीं जाते वहाँ से जाके लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, बल्कि हम देखते हैं कि बाहर से भी बहुत से लोग आते हैं, बैरून ममालिक से लोग नॉर्दर्न एरियाज़ का रुख करते हैं, वहाँ पर आके उनके मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। और ये वाला जो मौसम है ना, ख़ास तौर पर मौसम बहार जिसको कहा जाता है, दरमियाना मौसम कहा जाता है, मॉडरेट मौसम होता है, जिसमें ना ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है और ना ही ज़्यादा सर्दी पड़ रही होती है। और इसमें मौसम में बहुत ज़्यादा कह लें कि टूरिज़म के हवाले से रुझान होता है, बहुत से लोग वहाँ का रुख करते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ का, क्योंकि मॉडरेट मौसम होता है। वहाँ पर जो सर्दी में पड़ी हुई होती है बर्फ़ पहाड़ों पर, वो अभी तक वहाँ पर मौजूद होती है, जो हर कोई देखना चाहता है। तो इस मौसम में कौन कौन सी बेस्ट डेस्टिनेशन है जिनका हम रुख कर सकते हैं, जहाँ पर हम टूर गाइड्स के साथ जा सकते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ये एक टूर ऑपरेटर ही हमें अच्छी तरह से गाइड कर सकता है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माइदा राव हैं, टूर ऑपरेटर हैं, उनसे जानते हैं तमाम तर सवालात। माइदा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। माइदा, ये बहुत ही कह लें कि अच्छा मौसम है, मौसम बहार, जिसमें ना ज़्यादा सर्दी पड़ी होती है ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ी होती है। तो मुझे बताइए इस मौसम में बेस्ट डेस्टिनेशंस कौन सी हैं पाकिस्तान की जाके जिनकी हम सैर कर सकते हैं? देखिए, अगर तो आपने बाहर का रंग देखना है तो बाहर का रंग तो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में मिलेगा आपको। अच्छा, ठीक है। और वहाँ के जो रंग हैं इस वक्त आप कह लें कि शायद वो लड़कियों से भी निस्बत देते हैं, क्योंकि वो पूरा पिंक हो चुका होता है। और कुछ एरिया जो है वहाँ पे वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। बेसिकली वो जापान में या चाइना में ज़्यादा होते हैं, जिसको चेरी ब्लॉसम कहते हैं। और चेरी ब्लॉसम का आई गेस एक ऐसा सीज़न है कि जो थोड़े वक्त के लिए आता है, लेकिन जब अपने फुल ब्लूम पे होता है वो उसका मतलब आप कह लें कि सहर अंगेज माहौल होता है उस वक्त वहाँ पे। और इसी तरह अभी जैसे ख़िज़ा का मौसम गुजरा है, वो अगर आपने देखना है तो गिलगित में सबसे बेस्ट मौसम वहाँ पे मिलता है आपको। मतलब इस टाइम जो बेस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पर हम टूर के लिए जा सकते हैं वो गिलगित है। गिलगित में भी बहुत सारी जगह हैं। स्कर्दू की साइड जा सकते हैं, हुंजा जा सकते हैं, हुंजा के साथ फिर नगर है,
फंडर वैली है। मतलब हम लोग तो बहुत ही उसको कैटेगराइज कर दिया है टूर्स ऑपरेटर्स ने कि अगर स्कर्दू है तो सिर्फ स्कर्दू है, अगर हुंजा है तो फिर रोड ट्रिप में सिर्फ हुंजा आता है। बट हुंजा सिर्फ वो रोड ट्रिप नहीं है जो खंजराब पे जाके ख़त्म हो जाता है। हुंजा में बहुत सारी वैलीज हैं, गोजाल वैली है, नगर वैली है, बहुत गुलकिन वैली है। इवन गुलकिन वैली बहुत खूबसूरत है। अगर आप लोकली वहाँ का ट्रिप करें तो वो बहुत ही मज़े की एक जगह है जहाँ पे आप जाके लोकल चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं। वहाँ के ट्रेडिशनल फूड ही बहुत मज़े के हैं। लेकिन शायद हमारी लाहौरियों को वहाँ जाके भी लाहौरी तड़के चाहिए होते हैं, चटपटे खाने चाहिए होते हैं, उस तरह के खाबे उड़ाने होते हैं उन्होंने भी। लेकिन माइदा, मैं आपसे पर्सनली पूछूं तो आप मुझे बताइए या जो देखने वाले हैं उनको गाइड करें कि कौन सा मौसम ज़्यादा बेहतर होता है कि जाके हम जो खूबसूरत नज़ारे हैं इलाकों के, नॉर्दर्न एरियाज़ के, वो हम देख सकते हैं। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मौसम ज़्यादा पसंद करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बर्फ़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उनका मतलब वो बर्फ़ में ही जाके एंजॉय करना चाहते हैं। तो उनके लिए तो पीक ऑन विंटर्स बहुत अच्छा होता है कि हर तरफ बर्फ़ हो। लेकिन जो नॉर्मल मौसम एंजॉय करने वाले हैं उनके लिए स्प्रिंग बहुत अच्छा है ना। वो इतनी ठंड में आता है, लाइक दोपहर में आपका मौसम जो है वो बहुत नॉर्मल होता है और रात में आप एक ब्लैंकेट लेके सो जाते हैं। तो दैट इज़ द थिंग कि आप बहुत इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि ना बहुत गर्मी होती है ना बहुत सर्दी होती है। तो एक ये चीज़ है। कुछ लोग इवन रमज़ान गुजारने जाते हैं वहाँ पे। हमारे साथ पूरे ऐसे ट्रिप भी जाते हैं जो पूरा रमज़ान वहाँ पे गुजार के ईद करके फिर वापस आते हैं। अच्छा, मतलब ये रमज़ान पैकेज भी है? रमज़ान पैकेज भी है। रमज़ान में भी बहुत से लोग जाना चाहते हैं, उसमें सहर इफ्तार का इंतजाम हम लोग करके देते हैं उनको। कुछ लोग स्पेशल ईद ट्रिप करते हैं जो ईद के चांद रात से स्टार्ट होता है और चांद रात वो स्कर्दू या हुंजा में मनाना चाहते हैं और वहाँ पे वो एंजॉय करते हैं उसको। मतलब अब तो ये जैसे आपने ये बड़ा एक अच्छा और मेरे ख्याल से इनिशिएटिव लिया है रमज़ान और ईद वाला, इसका थोड़ा सा एलाबोरेट कर दें क्योंकि रमज़ान ही आने वाला है। तो जो जाना चाह रहे हैं, जो देख रहे हैं आपको, कि वो किस तरह आप जा सकते हैं, क्या क्या उसमें फैसिलिटीज़ मिलेंगी उन्हें? हम सहर इफ्तार का इंतज़ाम करते हैं। जो सहर इफ्तार होता है वो होटल में ही हम लोग कराते हैं। एंड जो दिन का टाइम होता है उसमें हम उनको डिफरेंट डेस्टिनेशंस कराते हैं। अब डिपेंड करता है, हम उसमें सिर्फ कस्टमाइज्ड ट्रिप लेते हैं, हम पब्लिक ट्रिप नहीं करते। क्योंकि पब्लिक ट्रिप में आप सबको मैनेजेबल नहीं कर सकते, बट कस्टमाइज में ये होता है कि आपके साथ अगर एक फैमिली जा रही है तो वो बहुत ईजीली मैनेजेबल होती है। उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो आपको पता होती हैं। लेकिन ग्रुप में हर किसी को एक डिफरेंट चीज़ चाहिए होती है, वो थोड़ा उनके लिए भी हेक्टिक है। रमज़ान में अगर कोई चीज़ प्रोवाइड ना हो तो वो शायद हमें भी फील होती है कि नहीं हम गुनाहगार हो जाएंगे। या अगर हम किसी रोज़ेदार को अगर अच्छे से रोज़ा नहीं इफ्तार करा सकते तो वो थोड़ा सा इशू है। लेकिन हम कस्टमाइज़ करते हैं, जो चीज़ चाहिए होती है, जो होटल्स उनको चाहिए होते हैं, हम वो सारे प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, और फिर ईद पे क्या है, कैसा समा होता है वो, फिर किस तरह उसको सेलिब्रेट किया जाता है? में बहुत अच्छा एक ट्रेडिशन है कि वो पूरी जो उनकी एक वादी होती है उसके अंदर छोटी छोटी वादियाँ हैं, वो सब मिलके ईद करते हैं। अच्छा। और वहाँ पे एक बहुत अच्छा ट्रेडिशन मुझे जो लगता है वो मेंशन करूँगी, ऑल्दो वो शादी का सीज़न नहीं है, बट शादी वाले दिन जिसके घर शादी होती है वहाँ खाना नहीं बनता। और जो उसकी वादी के लोग होते हैं वो एक एक डिश बना के लाते हैं ताकि जिसके घर शादी है उस पर बर्डन ना आए। सेम लाइक बड़ी ईद पे वो गोश्त इकट्ठा करते हैं एक जगह और हर घर में इक्वल हिस्सा जाता है। जिनके घर कुर्बानी नहीं हो रही उनको भी मतलब प्रॉपरली उनको ये फील नहीं आती कि उनके घर कुर्बानी नहीं हो रही इस बार। तो वो एक कहते हैं आप ख़ानदान की तरह रहते हैं हुंजा वैली के लोग। तो वो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है और इसी तरह वो ईद भी मनाते हैं। और वो बहुत ही ज़्यादा मेहमान नवाज हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि आप अपने घर से दूर आए हैं। वो जो कर सकते हैं आपके लिए वो आपके लिए करते हैं। तो मुझे बताइए मायदा, जब ये पाकिस्तान में ऐसी अभी भी कौन सी जगह है जिनको अभी भी एक्सप्लोर वो अभी भी होने वाली हैं, एक्सप्लोर होने वाली हैं? पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी जगह हैं। इवन हमारे सवात वाली साइड पे अगर जाएं तो आई हैव अ फ्रेंड देयर जिन्होंने मुझे कंडोल लेक का बताया, जिन्होंने मुझे डेविल लेक का बताया। मतलब वहाँ पे बहुत सारी लेक्स हैं जो अभी तक एक्सप्लोर हुई नहीं है। अच्छा, और अभी तक वहाँ पे लोग भी बहुत कम गए। सेम लाइक बहुत सारी ऐसी जगह हैं अभी हमारे पास हुंजा वाली साइड पे, सवात वाली साइड पे, इवन चित्राल वाली साइड पे लोग बहुत ही कम रुक करते हैं। आई डोंट नो वाई, बट वहाँ पे सिर्फ कल्चरल जो एक्टिविटीज होती हैं तभी लोग जाते हैं। अच्छा। ऑल्दो कि चित्राल बहुत खूबसूरत एक जगह है। वहाँ पे क्या देखने वाली ज्यादा चीजें हैं, कौन से इलाके हैं? वहाँ पे आपके पास चित्राल वैली है जिसके अंदर आपको सारी एक खूबसूरती, एक बहुत कहते हैं कि आपने शायद ड्रामों में या टीवी में ही देखी होगी, तो वो आपको पर्सनली इंजॉय करने का मौका मिलता है। अच्छा। तो फेस्टिवल एक अच्छी चीज़ है। उनकी 4 फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं।
और वो भी बहुत मेहमान नवाज लोग हैं, और वहाँ पे काला चश्मा है, गरम चश्मा है। अच्छा, तो आप लोग वो देखें। लेकिन लोग ज्यादा क्या डिमांड करते हैं मायदा कि हमें कौन सी डेस्टिनेशन पे ज्यादा जाना है, मतलब कौन सा इलाका ज्यादा लोग जाते हैं पसंद करना? लोग ज्यादा, अब जैसे विंटर सीजन था, हाँ। लोग सवात का बहुत रुख करते ओके। हैं क्योंकि वो पास है, 3 डेज का होता हाँ। है, साथ में शुगरान है, शारान अच्छा। की क्यूरीज आती हैं हमारे पास। बट जब नारान बंद हो जाता है, नारान बहुत ही ज़्यादा विजिटेड डेस्टिनेशन है। ऑल्दो कि अगर वो बंद ना हो तो मेरा नहीं ख्याल कि वो लोग वहाँ जाने से रुकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी आई रिमेंबर कि वहाँ से लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा था जब वहाँ पे बर्फबारी स्टार्ट हुई और लोगों ने जाना नहीं रोका अपना। ऑल्दो कि अलर्ट आ गई थी, लोग गवर्नमेंट को सुनना नहीं चाहते या पता नहीं मानना नहीं चाहते। अब जैसे मरी का इंसिडेंट हुआ तो वो प्रिकॉशंस आप लें, आई डोंट थिंक सो कि कोई मसले आते हैं, और गवर्नमेंट जब आपको कहती है तो प्लीज उनको मान लें। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी। मुझे ये बताइए कि जब हम लोग जा रहे होते हैं, अगर बेशक इंडिविजुअली जा रहे हैं या टूर गाइड के साथ जा रहे हैं, तो किन किन एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखना चाहिए हमें, कौन कौन सी चीज़ें साथ लेकर जानी चाहिए हमें? बिल्कुल, सबसे पहले तो आप वहाँ का वेदर देखें, गूगल पे आपको सब मिलता है। इवन हमारे साथ जो लोग जाते हैं, हम उनको सबसे पहले वेदर गाइड करते हैं कि आपने किस तरह के कपड़े रखने हैं अपने पास, किस तरह के जूते होने चाहिए। अगर हाइकिंग है तो आपके पास हाइकिंग शूज़ हो या जोगर्स हो, आपके पास हाइकिंग स्टिक्स हो। अगर आप नॉर्मली इंजॉय करने जा रहे हैं तो आपके पास 2-3 जैकेट्स हों, शूज़ हों, ताकि अगर कोई इंसिडेंट होता है और अगर आपके जूते खराब हो जाएं तो आपके पास एक और एक्स्ट्रा पेयर होना चाहिए। हाँ। तो इसी तरह की चीज़ें हैं कि आपके पास ग्लव्स वगैरह हो, तो ये सारी चीज़ें हम गाइड करते हैं। सन ब्लॉक होना चाहिए अगर आप स्प्रिंग वाली साइड पे जा रहे हैं या समर में जा रहे हैं तो। ओके, ठीक है जी। मायदा राव हमारे साथ मौजूद थी, टूर ऑपरेटर है। मायदा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई हैं और हम बात कर रहे थे टूरिज्म के हवाले से कि किन किन मकामात पर हम इस मौसम में जा सकते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो जनाब, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, मुझे आपने इजाज़त देनी है। अल्लाह हाफ़िज़।